गुड मॉर्निंग। तो भाई आज उठने में लेट हो गया, कल 2:30 बज गया था सोते सोते, थोड़ा काम था। उसके बाद अभी 7:30-8 बज गया है, देखते हैं। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट में खाया ये राइस केक पीनट बटर के साथ। अभी थोड़ा बाहर जाना है ग्रोसरी खरीदने के लिए, 15 मिनट लगेगा, वापस से आता हूँ। तो मैं अभी बात करूँगा स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी के बारे में। ये बायोप्सी क्या होते हैं? ये हम तब करते हैं जब एक्चुअली ब्रेन के अंदर बहुत ही छोटा सा, रिलेटिवली बहुत ही डीप लोकेशन में कुछ ट्यूमर या तो प्रॉब्लम है, जहाँ पे ये वीडियो में आप देख सकते हैं जो लोअर थर्ड कॉर्नर में है। यहाँ पे हेड में एक फ्रेम बिठाया जाता है। उसके बाद पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कैलकुलेशन के बाद बहुत ही साफ मिलीमीटर प्रिसिशन के साथ, छोटा सा इंसिशन के साथ, या तो जनरल एनेस्थेशिया में, कभी कभी लोकल एनेस्थेशिया में भी किया जा सकता है, जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे लीजन है या ट्यूमर है जिसका डायग्नोसिस का ज़रूरत है, वहाँ पे नीडल डाल के मल्टीपल सैंपल अलग अलग एंगल से लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेम सेट करने के बाद सीटी स्कैन में शिफ्ट किया जाता है। कॉन्फर्म करने के बाद ये टिश्यू आप देख सकते हैं कितना छोटा सा टिश्यू, वो बायोप्सी भी भेजते हैं हम। एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो सोचा कि नेचर के साथ थोड़ा बातें कर लेते हैं, और उसी दौरान थोड़ा म्यूज़िक तो भाई बनता ही है अभी, है ना। खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रहा था, तो मैंने सोचा एक एपिसोड देख लेता हूँ फ्लैश का। स्टार्ट किया तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था, कंट्रोल नहीं हो पाया था, लेकिन अल्टीमेटली भाई ने अपना कंट्रोल किया, 2 ही एपिसोड देखे। तो ये टॉपिक है प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा के ऊपर। ये एक ऐसा टाइप का ऑन्कोलॉजिकल पैथोलॉजी है जहाँ पे कभी कभी हम कॉन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये इन्फेक्शन है कि दूसरा तरह का ट्यूमर है। इसके लिए कभी कभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़रूरत होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ कॉम्बाइंड अप्रोच। अगर कुछ भी काम ना आए उसके लिए हमको बायोप्सी करने का ज़रूरत है। इसके लिए हम स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी, फ्रेम या तो फ्रेमलेस या तो ओपन ब्रेन बायोप्सी भी कर सकते हैं। अगर बायोप्सी हमको ये बोल दे कि ये लिम्फोमा है, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट होते हैं वो मेनली नॉन सर्जिकल होते हैं, जैसे कि केमोथेरापी, रेडियोथेरापी और स्टेरॉयड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो है डिसीजन मेकिंग, कि कौन से पेशेंट को मुझे एग्रेसिवली जाके ट्रीट करना है, क्योंकि केमोथेरापी, रेडियोथेरापी जो भी है पेशेंट भी उसको टोलरेट करना चाहिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन और प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट में। प्रोग्नोसिस इस कंडीशन का अच्छा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं मेरे कुछ दोस्त के साथ, ये है मेरे हरे भरे दोस्त। उसके बाद जो है मैंने पूरा क्वेश्चन जो है दोनों चैप्टर के ऊपर मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद फिर से एक रिवाइज किया कि सब क्वेश्चंस मुझे आता है कि नहीं। अपना गोल बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स में देखता हूँ कि कुछ डॉक्टर जो हैं, जो टॉपर्स रहे हैं एम्स में, निमहैंस में, पीजीआई में, जिपमर में, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप ना ऐसा 6 गोल अचीव कर लो, ऐसा 4 गोल आप हर दिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका उस एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेशन बहुत ही पक्का हो जाएगा और आप ज़रूर ये क्रैक कर सकते हो। ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। मैं एक सच, बहुत ही कड़वा सच मैं आपको बोलने वाला हूँ। देखिए, जो लोग एम्स का टॉपर होते हैं, मे बी मान लीजिए कि फर्स्ट 50s और फर्स्ट 100s, उन लोग को पता होता है भाई कि मैं आ सकता हूँ 10 में, पहला 10 में मैं आ सकता हूँ एम्स में। उन लोग को पता होता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है अंदर, तब जाके उन लोग का प्रिपरेशन इतना होता है कि वो लोग पहले 100 में आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैं अपना स्टोरी बोलता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे पहले ही वो था कि मुझे न्यूरो सर्जरी करना है अपना इंटर्नशिप में, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कैसे करना। तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था इंटर्नशिप के दौरान ही।
मुझे ऐसा था कि इंटर्नशिप में ही मुझे वो पीजी लगाना है, क्रैक करना है, उसके बाद मैं देखूँगा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि एम्स का एग्ज़ाम भी बीच में होता था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का एग्ज़ाम भी होता था। तो एम्स में मैंने पीजीआई एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं एग्ज़ाम भी प्रिपेयर नहीं था उसके लिए, और एम्स के लिए भी मैंने खास करके कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। जो नीट के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है प्रिपरेशन कर रहा था, उसी बीच में मैं एम्स एंट्रेंस देने के लिए गया था। तो पहली बार जो नवंबर दिसंबर वाला जो एम्स होता है ना, तो उसमें मेरा मतलब बहुत ही एकदम भी प्रिपरेशन नहीं था, आप बोल सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट जैसे मैंने देने के लिए गया था, उसका बात मैं नहीं करता हूँ। बाद में जो हुआ था, जो मिड ईयर एम्स होता है, वहाँ पे जब मैं गया था एग्ज़ाम देने, एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था कि तब बाय द टाइम ऑल इंडिया का रिज़ल्ट आ गया था। डीएनबी का काउंसलिंग के लिए भी जो सेटअप वगैरह है, न्यूज़ वगैरह, वो स्टार्ट हो गए थे। मेरा भी ओरिएंटेशन बन गया था कि मुझे न्यूरो सर्जरी करना है, डीएनबी में ये अवेलेबल है। मैंने वो देखना भी स्टार्ट कर दिया था कि सीट्स कहाँ मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है। तो मैंने उस टाइम पे ऐसा सोचा था कि देखो भाई, एम्स का प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं होता है। एम्स का प्रिपरेशन के लिए, निमहांस का प्रिपरेशन के लिए आप डेडिकेटेडली आपको इन्वेस्ट करना है टाइम, ठीक है। इतना महीना मुझे ऐसे पढ़ना ही पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना ही देना है, मुझे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करना ही करना है। बहुत ही डेडिकेटेड वाला फोकस्ड प्रिपरेशन रहना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। एग्ज़ाम जो होता है वो भी टफेस्ट होता है, डेफिनेटली कॉमन सेंस का बात है ना। तो मैंने वो नहीं किया था। तो जो आया था, मैंने फॉर्म फिलअप पहले कर दिया था। तो जब आया था वो एग्ज़ाम डेट, मैंने बोला ठीक है, अभी आ गया तो मुझे दे ही देता हूँ एग्ज़ाम। तो लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं भी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले से मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था एम्स के लिए। तो एम्स फॉर्म फिलअप किया था और जिपमार का फॉर्म फिलअप किया था। तो एम्स देने के लिए गया मैं गुवाहाटी, या गुवाहाटी नहीं, आई थिंक मैं कोलकाता गया था। तो वहाँ पे जाके देखा कि खाना वाना अच्छा मिलता है, तो खाना अच्छे अच्छे से खाया। एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है, मेंटलिटी नहीं है, मैं आराम से गया एग्ज़ाम देने। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने आप को बोला था जाने के टाइम पे कि देखो भाई, इतना तो टेंशन नहीं है कि तुम मुझे ये क्लियर करना है, और मिलने भी वाला नहीं है तुमको ये, ठीक है। तो जो भी एमसीक्यू में जो भी तुम्हारा ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में से तुम वो सिलेक्ट कर दो जो, मतलब ये रूल आउट करो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आंसर तुम्हारे सामने है, तुम्हें बस ये पता करना है, ये मालूम करना है कि विच वन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बेसिस में मैं मार्क करता गया। बहुत ही एग्ज़ाम से जो है आधा घंटा पहले मेरा टाइम से वो ख़त्म हो गया था, मैं निकलने के लिए रेडी भी था। तो जो भी है, जब रैंक आया, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने तो कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। मेरा रैंक 1000 के आसपास था, ऑल इंडिया में 1000 के आसपास मेरा रैंक था। मैंने सोचा कि भाई ये रैंक तो बहुत अच्छा आ गया मेरे हिसाब से, तो ठीक है। मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ बात तो है। तो मतलब अगर इस बार डीएनबी का अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिले तो मैं एम्स के लिए डेडिकेटली प्रिपेयर कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, मतलब न्यूरो सर्जरी के लिए। क्योंकि न्यूरो सर्जरी जो है बहुत ही लिमिटेड सीट रहता है एम्स में। अगर टॉप 10 में आ जाओ आप, तभी आपका जो है चांस बनता है कि आपको वो ले सकते हैं आप। तो जो भी है, उसके बाद डीएनबी का पूरा काउंसलिंग का डेट आ गया। काउंसलिंग के लिए मैं गया था दिल्ली, न्यू दिल्ली। उसी दौरान बीच में जो है हमारा जिपमार का एग्ज़ाम भी था। तो सेम, तो मैं गया था उधर एग्ज़ाम, मतलब डीएनबी का काउंसलिंग के लिए। तो जिपमार आ गया बीच में, मतलब ठीक है, दे ही देता हूँ मैं, क्या करना है उसमें जाके। तो मैं गया जिपमार, मतलब वहाँ पे तो एम्स में तो फिर भी ठीक है, उसका पैटर्न पता है मुझे। जिपमार का तो ऐसा क्वेश्चंस होते थे कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चंस, और जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का इतना पता था कि वो लास्ट लाइन में लिखा होता है, और ऑप्शंस मुझे सेम रूल आउट करना है। तो मैं गया था आराम से एग्ज़ाम देने। तो जो भी है देता गया। मैंने न्यूरो सर्जरी सीट भी ले लिया है मणिपाल में। उस टाइम पे ऐसा था, मैं आ गया इधर पे बेंगलोर। तो बाद में जब जिपमार का रिज़ल्ट आया, तब मैं देखा कि मेरा जो रैंक है ऑल इंडिया में अराउंड 270 के आसपास है, अराउंड 274 कुछ ऐसा था। मैंने सोचा कि मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, खास करके कुछ भी नहीं किया था। मुझे अगर 270 आ सकता है, अगर बिना कुछ किए अगर मुझे 1000 आ सकता है एम्स में, अरे आप लोग तो इतना डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप लोग बहुत ज़रा फोकस्ड हो जाओ और डेडिकेटेडली एम्स के लिए प्रिपेयर करते जाओ, जिपमर के लिए करते जाओ, क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा भाई।
सेम बात अगर यहाँ पे आते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो जाते हैं कि मुझे जो है टॉप 10 में आना ही आना है, मैं कर सकता हूँ, मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं ना वो लोग ही टॉप 100 में आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग कोई किसी का रैंक 50 आ गया या तो 60 आ गया एम्स में, वो लोग सीट नहीं लेते हैं, दूसरी बार वापस से देखते हैं, क्योंकि उन लोग का वो कॉन्फिडेंस जो है ना ऑलरेडी उस लेवल में है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मिल सकता है। उस लेवल में, उस लेवल से अगर प्रिपेयर करें तो ज़रूर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो आप जनरेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन पैटर्न्स भी 80% सेम ही रहेगा, 90% सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। जो लोग का कॉन्फिडेंस उस लेवल में है वो लोग कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि YouTube में बहुत सारा वीडियोस ऐसे हैं कि आप 10 ऐसा गोल अचीव कर लो दिन में, तो आप एम्स में 10 टॉप 10 में आ सकते हो। वो स्ट्रेटजी सेम है, जो बंदा वो बोल रहा है उसके लिए वो बहुत काम भी किया था। अभी देखिए, मैं अपना लाइफ में स्ट्रेटजी बनाऊंगा किसके ऊपर बेस करके, अपना जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, फैमिली बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, मेरा मेंटल सेटअप कैसा है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट कैसा है, वो ध्यान में रखते हुए मैं अपना जो है गोल सेट करूँगा। अगर आप ब्लाइंडली किसी का गोल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने का चांस बहुत ज़्यादा है। किसी का भी प्रिंसिपल अपने जीवन में अप्लाई करने से पहले उसको प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये एप्लीकेबल है, क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है अभी कि आप एम्स में टॉप 10 में आ सकते हो, ऑल इंडिया में टॉप 100 में आ सकते हो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए आपको कितना ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसमें आप ध्यान दीजिए। अगर आपका सेटअप ऐसा है कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, मुझे मेडिसिन या रेडियोलॉजी नहीं चाहिए, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा 1000 में तो 1500 में तो रैंक आ ही जाएगा। अगर आपका मेंटल सेटअप ऐसा है तो मैं बोलता हूँ आप बहुत ही जोर से प्रिपेयर करते रहो, उससे भी बेहतर रैंक आपको आएगा। अगर मैं ला सकता हूँ बिना कुछ प्रिपरेशन किए, खास करके एम्स और जिपर में, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मैंने वो सोच के रखा था कि अगर न्यूरोसर्जरी अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा, क्योंकि मेरा लिस्ट के हिसाब से मणिपाल अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैंने सोचा कि इस बार ये छोड़ दूंगा। अगर मणिपाल नहीं मिलता है तो मैं वापस से पढ़ाई करूंगा। उस बार मैं एम्स निमहांस को खास करके टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे न्यूरोसर्जरी ही चाहिए। मुझे जनरल सर्जरी लेके फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन में लूँगा नहीं, रेडियोलॉजी जो भी है मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मुझे ऑल इंडिया में 100 भी रैंक आ जाता है, उस रैंक का फ़ायदा क्या है ना, मुझे तो मिलेगा नहीं कुछ। तो वापस से वो DNB न्यूरोसर्जरी, तो वो इफेक्टिव नहीं था मेरे लिए वो ऑप्शन। न्यूरोसर्जरी मिल गया है, मैंने बोला ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया है, मुझे मेरा ब्रांच जो है वो मुझे चाहिए था, अच्छा इंस्टीट्यूशन में वो मिल रहा था, सो आई प्रोसीड टू दैट। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो गोल है कि आप करना क्या चाहते हैं, कौन सा ब्रांच आप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका रैंक कितना चाहिए। या तो आपका अगर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मुझे एम्स में ही जाना है, मुझे PGI में ही जाना है, मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में ही जाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिपरेशन भी उस लेवल में लेके जाना है कि आप ऑटोमेटिकली अंदर से वो सबकॉन्शियसली आपका वो डेवलप हो जाए कि मैं आ सकता हूँ, मैं फोड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बिना वो सब नहीं होता है। अच्छा कंटेंट है जो मिलता नहीं आसानी से, तो छोड़ते क्यों हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। प्रैक्टिकली देखना है कि रियलिटी कैसा है, उसके ऊपर बेस करके मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या सोचते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम इधर उधर है, वो मेरा टारगेट है। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, है ना। चलो अच्छे रहो, खुश रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।